स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन। अभी तक हमने देखा कि 1935 के अधिनियम को ब्रिटिश सरकार ने एक परिवर्तन के रूप में, एक पारितोष के रूप में प्रदान किया था, परंतु ये भारतीय जनता को बहुत अधिक संतुष्ट नहीं कर पाया। यद्यपि इस अधिनियम के कुछ लाभ थे जो हमें भारतीय जनता को प्राप्त हुए। पहला जो लाभ था वह था प्रशिक्षण। 1935 के अधिनियम के द्वारा जो भारतीय जनता थी, जो चुने हुए प्रशासनिक अधिकारी या विधानसभा के सदस्य थे, मंत्री थे, उन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करते हुए न केवल प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, बल्कि उनमें एक आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हुई, उनमें एक आत्मगौरव की भावना उत्पन्न हुई और उन्हें प्रशासनिक ऊंच नीच तथा कार्यशैली का भी अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। इस अधिनियम की दूसरी विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में संसदात्मक शासन पर आधारित मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था थी और यह जो मंत्रिमंडल था यह स्थानीय विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी था। मंत्रियों में यद्यपि कुछ मतभेद था, परंतु फिर भी उन्होंने एक टीम के रूप में मिलजुल कर कार्य किया और उससे उनमें सामूहिकता की भावना उत्पन्न हुई और वे मिलकर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहे, जो स्वतंत्र भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के रूप में हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण था। इसके साथ ही साथ इस अधिनियम का जो तीसरा लाभ था वह था रचनात्मक कार्यक्रम। इस अधिनियम के द्वारा स्थापित जो राज्यों में विभिन्न सरकारें थीं, उन्होंने भारतीय जनता के हित में, भारतीय जनता के कल्याण में विभिन्न कार्य किए और कृषि, सिंचाई, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रयास किए, जो भी अधिनियम वे लेकर आए, वे सब जन कल्याण से संबंधित थे और इस प्रकार यह अधिनियम भारतीय जनता के हित में और सरकारों को एक रचनात्मक कार्यशैली प्रदान करने में भी सफल रहा। इस अधिनियम की जो अगला महत्व था वह था संवैधानिक शासन। अभी तक भारत में जो भी शासन व्यवस्थाएं थी वे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ब्रिटिश साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी हितों का संरक्षण पर आधारित थी। इस अधिनियम के द्वारा जो जनतांत्रिक सरकार स्थापित हुई उस पर जो वह जनता के द्वारा निर्वाचित थी, जनता के प्रति उत्तरदायी थी और इस प्रकार हम संवैधानिक शासन के क्षेत्र में एक कदम अग्रसर हुए। इस अधिनियम की जो अगला लाभ था वह था प्रशासनिक क्षमता, योग्यता व उत्तरदायित्व का परिचय। अभी तक ब्रिटिश सरकार ये मानकर चलती थी कि भारतीय जनता अशिक्षित है, भारतीय जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनमें योग्यता नहीं है, ज्ञान नहीं है और वो किसी भी स्थिति में एक अच्छा या कुशल प्रशासन नहीं दे सकते। पर इस अधिनियम के द्वारा जो प्रांतों में स्वशासन की स्थापना हुई, जो प्रांतों में उत्तरदायित्व मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हुई, वह उसने प्रशासनिक क्षमता, योग्यता और उत्तरदायित्व का बहुत ही अच्छा परिचय दिया, जिससे ब्रिटिश सरकार को भी इस बात का एहसास हुआ, ब्रिटिश प्रशासन भी इस बात से परिचित हुआ कि भारतीय जनता, भारतीय नेतृत्व, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी या भारतीय मंत्रियों में प्रशासनिक क्षमता है और वे अच्छा शासन चला सकते हैं। ये थे 1935 के अधिनियम के लाभ जो कि भारतीय जनता को प्राप्त हुए, लेकिन इनकी जो मात्रा थी, क्या यह जो प्रशासन था वह बहुत ही अल्पकाल तक चला। कुछ समय बाद ही ब्रिटिश सरकार का सहयोग मिलना बंद हो गया और उस सब के परिणाम स्वरूप सभी प्रांतों की सरकारों ने मिलकर अपना त्याग पत्र दे दिया, जो कि सामूहिक उत्तरदायित्व का एक प्रतीक भी था और उसके परिणाम स्वरूप 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित जो सरकारें थी वे समाप्त हो गई। लेकिन इस अधिनियम की जो प्रमुख बुराइयां थी या जो कमियां थी, उसमें पहला है अविश्वास पर आधारित। 1935 का अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय जनता के प्रति पूर्ण अविश्वास पर आधारित था। ब्रिटिश सरकार तब भी साम्राज्य एवं उपनिवेशवादी हितों को बनाए रखना चाहती थी और यही कारण था कि उन्होंने भारतीय जनता को या प्रतिनिधियों को जितने अधिकार वास्तव में देने चाहिए थे वे नहीं दिए और इस अविश्वास के कारण न तो ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता या भारतीय प्रतिनिधियों पर विश्वास कर पाई और न ही भारतीय जनता या प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार पर विश्वास कर पाई। उसका परिणाम यह हुआ कि सरकार बहुत अधिक सकारात्मक या सफल परिणाम नहीं ले सकी। इसकी जो दूसरी आलोचना है दोहरे मापदंड। आज भी ब्रिटिश सरकार के दिमाग में दोहरे मापदंड थे। उनका दृष्टिकोण ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति भिन्न था और भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों या भारतीय मंत्रियों के प्रति भिन्न था।
भारतीय मंत्रियों को अपना कार्य ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कराना पड़ता था, जो कि भारतीय जनता के प्रति न केवल उत्तरदायी तो नहीं थे, वे भारतीय मंत्रियों के निर्देशों का, आदेशों का भी पालन नहीं कर रहे थे, जिसके कारण उनके लिए सरकार चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसकी एक समस्या थी कि जो प्रांतों का गठन किया गया उसमें इतना अधिक अंतर था। कुछ राज्य बहुत बड़े थे, कुछ राज्य बहुत छोटे थे, कुछ में जनसंख्या बहुत अधिक थी, कुछ में कम थी, कुछ के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन थे, कुछ अत्यधिक गरीब एवं पिछड़े हुए राज्य थे। तो यह जो असंतुलन था, यह जो असमानता थी, वह भी प्रांतीय स्वायत्तता या 1935 के अधिनियम की विफलता का एक कारण है। इसके साथ ही साथ इस अधिनियम के द्वारा दो विरोधी प्रवृत्तियों का समन्वय किया गया था। केंद्र में ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में दोहरी शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया था। गवर्नर जनरल के पास में व्यापक शक्तियाँ थीं और जो कम महत्व के, जो हस्तांतरित विषय थे, जो कि बहुत कम महत्व के विषय थे, जो कि जिन्हें कि लोक कल्याणकारी कार्यों से संबंधित माना गया था, वह जनप्रतिनिधियों के द्वारा संचालित होते थे। परंतु इसकी जो कमी थी वह यह थी कि एक तरफ निरंकुश सरकार है, एक तरफ उत्तरदायी सरकार है, एक तरफ ब्रिटिश अधिकारी है, ब्रिटिश पदाधिकारी है, दूसरी तरफ भारतीय जनप्रतिनिधि हैं। तो दो विरोधी, एक के पास महत्वपूर्ण विषय है, एक के पास धन है, नियंत्रण करने की क्षमता है, दूसरे के पास कार्य करने की इच्छा है, कार्य करने की क्षमता भी है, परंतु उसके पास भी उन अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए संसाधन नहीं है। तो उसका परिणाम यह हुआ कि ये जो दो विरोधी प्रवृत्तियों का शासन था, उसके कारण केंद्र में प्रांतीय 1935 का अधिनियम पूर्ण रूप से विफल रहा। यद्यपि ब्रिटिश सरकार इस बात से भलीभांति परिचित थी। इसके साथ ही साथ में केंद्र में आज भी निरंकुश शासन था, ब्रिटिश अधिकारियों या पदाधिकारियों या ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण था, और जिसके कारण कि 1935 का शासन विफल रहा। विधानसभा की जो शक्तियाँ थी वह सीमित थी। विधानसभा का विस्तार किया गया, शक्तियों में कुछ विस्तार भी किया गया, परंतु फिर भी एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए, एक स्वशासन के लिए विधानसभाओं के पास पर्याप्त शक्ति नहीं थी, जिससे कि एक लोकतांत्रिक शासन चला सकती। इतना ही नहीं, जो द्वैध शासन 1919 के 35 के अधिनियम में प्रांतों में पूर्ण रूप से विफल रहा था, उसी द्वैध शासन को अब केंद्र में स्थापित कर दिया गया। स्वाभाविक रूप से जो शासन प्रांतों में ही सफलतापूर्वक परिणाम नहीं दे सका, वह केंद्र में कैसे सफल हो सकता था। अतः 1935 का अधिनियम विफल रहा। प्रांतीय स्वराज्य केवल दिखावा मात्र था। इसका एक नकारात्मक पक्ष यह था कि जो प्रांतों में स्वशासन स्थापित किया गया था वह भी दिखावा था। गवर्नर के पास में व्यापक शक्तियाँ थी, वे उत्तरदायी सरकार के निर्देशों या आदेशों या योजनाओं को माने या नहीं माने, यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता था। प्रांतीय विधानमंडलों को अपने संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था, अपनी योजनाओं को अपनी इच्छा अनुसार क्रियान्वित करने का अधिकार नहीं था। जो योजनाएं बनाते थे उनके लिए पर्याप्त संसाधनों का अभाव था। अतः प्रांतीय जो स्वशासन था वह भी केवल दिखावा मात्र था। इसके साथ ही साथ भारत में फूट डालो की नीति पर जो ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्थापित किया था, 1909 के द्वारा जिसे स्थापित किया था, 1919 में उसका और अधिक विस्तार किया और 1935 में उसका और भी अधिक विस्तार कर दिया, जिसका परिणाम भारत में न केवल फूट विभाजन बल्कि स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत में रक्त रंजित घटनाओं को हमें देखने को मिली। इसके साथ ही संरक्षण व आरक्षण की नीति थी। जितने भी महत्वपूर्ण विषय थे वे ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में रखे थे और उन पर नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का था। भारतीय जनता को केवल दिखावे के लिए कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई थी और जो शक्तियाँ प्रदान की गई थी उन्हें भी वो सही तरीके से क्रियान्वित नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संसाधन ही नहीं थे। तो ब्रिटिश सरकार ने एक हाथ से भारतीय जनप्रतिनिधियों को शक्ति प्रदान की थी, दूसरे हाथ से प्राप्त कर ली थी, और इस संरक्षण और आरक्षण की नीति के कारण 1935 का अधिनियम विफल रहा या वह सफल नहीं हो सका। और इसके साथ ही साथ मताधिकार का यद्यपि विस्तार किया गया था, लेकिन फिर भी एक लोकतांत्रिक शासन पद्धति के लिए वह मताधिकार अत्यधिक सीमित था। शहरों में फिर भी मतदान का प्रति या शिक्षित और शहरी लोगों को फिर भी मतदान का अधिकार मिला था। ग्रामीण क्षेत्र में मताधिकार लगभग नहीं के बराबर था। तो एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जिसमें कि मताधिकार इतना सीमित हो, उसे सफल हो ही नहीं सकता था।
इसके साथ ही साथ यह एक छुपा हुआ अधिनियम था भारतीय जनता 1935 के अधिनियम के लिए मानसिक रूप से तैयारी नहीं थी। शुरू में तो वह उसके आधार पर प्रांतों में सरकारें गठन करने को भी तैयार नहीं थी, पर उस पर मतभेद और बाद में निकाले गए समाधान के द्वारा यद्यपि उन्होंने कुछ समय तक स्वशासन संचालित करने का प्रयास किया, परंतु चूंकि मन से इस अधिनियम को स्वीकार ही नहीं किया गया था, अतः भारतीय जनता के द्वारा भी सहयोग नहीं मिला और ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी जो पर्याप्त सहयोग दिया जाना चाहिए था वह नहीं दिया गया। और परिणाम यह हुआ कि 1935 का अधिनियम 1919 के अधिनियम की तरह ही विफल रहा। यद्यपि स्वशासन की दिशा में यह कारगर कदम था, यह मील का एक पत्थर था भारतीय जनता को उत्तरदायी शासन व्यवस्था का पाठ सिखाने के लिए। और जवाहरलाल नेहरू ने यद्यपि इस अधिनियम के लिए कहा कि अंतर्विरोध और इस अधिनियम में अंतर्विरोध और सीमाएँ इतनी व्यापक थी कि भारत की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति ब्रिटिश सरकार के हाथों में ही बनी रही। जब राजनीतिक और आर्थिक शक्ति ब्रिटिश सरकार के हाथों में ही बनी रहनी थी तो स्वशासन या प्रांतीय स्वायत्तता चलना अस्वाभाविक था और यह इसका परिणाम भी रहा। तो 1909, 1919 और 1935 की तरह 1935 के अधिनियम का भी वही साहस हुआ, वह भारतीय जन संवेदनाओं के प्रति उतना कारगर सिद्ध नहीं हो सका, भारतीय समस्याओं को हल नहीं कर सका जैसी कि भारतीय जनता को ब्रिटिश सरकार से अपेक्षा थी। अतः 1935 का अधिनियम अपने मूल उद्देश्यों में सफल नहीं हो सका। धन्यवाद। अब अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं।